हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ प्रिंसिपल्स गिवन बाय द एफडब्ल्यू टाइलर। इससे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में समझाया था कि हेनरी चाचा ने 14 प्रिंसिपल्स को दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एफडब्ल्यू टाइलर चाचा ने कितना प्रिंसिपल्स दिया है और ये प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफडब्ल्यू टाइलर। सबसे पहले हम लोग एफडब्ल्यू टाइलर कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर हम लोग इनके प्रिंसिपल्स को समझते जाएंगे। तो बिना किसी देरी का आज का ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं कि कौन है ये एफडब्ल्यू टाइलर। सबसे पहले एफडब्ल्यू टाइलर का फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर। मतलब इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब एफडब्ल्यू टाइलर के हिसाब से जो भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ना भैया, वो साइंटिफिकली डेवलप किया जा सकता है। मतलब मैनेजमेंट को हम लोग ऐसे ही कर नहीं सकते। जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग हेनरी फ्यूल के हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को पढ़ा था, वो जनरल प्रिंसिपल्स था, ठीक है, वो बेस ऑफ फैक्ट्स का। लेकिन इनके हिसाब से हम लोग किसी भी फैक्ट्स पे काम नहीं कर सकते। हम लोगों को कोई भी प्रिंसिपल्स डेवलप करने के पहले हमको साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना होगा। मतलब बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोगों को कोई भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप करना जरूरी है मैनेजमेंट में। तो इनके हिसाब से जो मैनेजमेंट को इनके हिसाब से मैनेजमेंट को हम लोग साइंटिफिकली डन कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम लोग साइंटिफिकली बना सकते हैं। मैनेजमेंट जो भी होगा वो साइंटिफिकली होगा। इनके हिसाब से जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो करके काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एफडब्ल्यू टाइलर का फुल फॉर्म था फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर, हु इज कॉमनली रिगार्ड एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही वाज बोर्न इन 1856 इन यूएसए। उनका जन्म यूएसए में हुआ था। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए ऑपरेटर इन ए मशीन in a small machine making shop in 1870 and rose to the position of chief engineer. Midwell still works in 1884 when he was born. He was in 28 only. He also conducted some experiment and research in मैनेजमेंट साइंटिफिक फॉर द मोर देन 2 decades। फिर इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया अपने काम में और बाद में उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स को जन्म दिया। उसी को कहा जाता है एफडब्ल्यू प्रिंसिपल गिवन बाय द एफडब्ल्यू टाइलर। अब एक इनका प्रिंसिपल्स को हम लोग नीचे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफडब्ल्यू टाइलर के प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होता है आपका। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिकली हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखो, पहला बात कि जो एफडब्ल्यू टाइलर थे, उनका मानना ये था कि हम लोग एक मैनेजमेंट में, एक कंपनी में जब हम लोग कोई भी चीज को मैनेज करते हैं तो हम लोग जनरली उसको मैनेज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको साइंस का हेल्प लेना होगा। किसका हेल्प लेना होगा? साइंस का। बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट करना होगा, बार बार एक ही प्रोसेस को करना होगा और उसके बाद कोई रिजल्ट या कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि रूल ऑफ थंब था ना, तो रूल ऑफ थंब में क्या था कि जो पहले से चलते आ रहा है, जैसे कि हम लोगों को क्लास टीचर हम लोगों को बीएसटी पढ़ाया, फिर हम लोगों का जो क्लास टीचर उनको भी कोई बीएसटी पढ़ाया होगा, फिर उनका बीएसटी पढ़ाया होगा। तो इस तरीके से जो बीएसटी पहले से पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो एफडब्ल्यू टाइलर का ये मानना था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये ढूंढना चाहिए कि बच्चों को दिक्कत कहाँ हो रहा है। बीएसटी पढ़ने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा, उसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है। क्या होता है? साइंटिफिक तरीका होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है ऑफ साइंस। ये साइंस का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट हर ईच एंड एवरी एलिमेंट में यूज होगा। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ मेन मशीन्स मटेरियल्स इज मेड बाय साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, जो भी मशीन्स का सिलेक्शन होगा, मेन का सिलेक्शन होगा, वो साइंटिफिकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंस के रिगार्ड में थ्रू ही होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली होना चाहिए। हियर ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय रेशनलिटी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। यहाँ में जो भी काम होगा वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए।
तो ठीक है, फिर दस द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, तो ही मैनेजमेंट का प्रॉब्लम को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो कैसे, साइंटिफिकली। तो एफडब्ल्यू टायलर का ये मानना था कि मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल्स है ना भैया, वो कोई भी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सोल्व करेगा। ठीक है, हम लोग जनरली ऐसे ही बात नहीं कर सकते, जैसे कि रूल ऑफ थंब मैंने पहले आपको समझाना कि जो पहले से चलते आ रहा है वैसे बताने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इनका मानना यह था कि प्रिंसिपल्स ये काम करने वाला नहीं है, तो इनके हिसाब से इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप किया, जिसके तहत कोई भी प्रॉब्लम को रिपीट एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके इसको सोल्व किया जाए साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो इसी को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिया था, अब उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एफडब्ल्यू टायलर। एफडब्ल्यू टायलर ने जो जो प्रिंसिपल्स दिया था, अब उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलना। सबसे पहले यह साइंस फिर कोमा है। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स का मैनेजमेंट टोटली क्या है, साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। मैंने बताया ना, रूल ऑफ थंब का मतलब जो पहले से चलते आ रहा है, जो हमारे टीचर ने पढ़ा, फिर उनके टीचर ने पढ़ाया, उन्हें बीएसटी सेम वे में पढ़ाया। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बच्चों को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्यूशन देना है, कुछ एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करके उनके जो भी प्रॉब्लम्स उनको दूर करना है। ठीक है, तो उसको टोटली हमको साइंस के थ्रू ही करना होगा, हमको कोई रूल ऑफ थंब के थ्रू होना नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, साइंस में क्या होता है कि बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट होगा, बार बार कंक्लूजन होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो दिस रूल्स फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब, मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन का इफिशिएंसी बढ़ाएंगे हम लोग कैसे, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। ठीक है, नॉट द यूज ऑफ रूल ऑफ थंब। ओके, टायलर बिलीव दैट इवन ए स्मॉल एक्टिविटी लाइक लोडिंग पेपर शीट इन ए बॉक्स कार्ड कैन बी प्लान साइंटिफिकली। अगर मान लो कि कोई पेपर शीट्स है और उसको मान लो कि बॉक्स कार्ड में माल, मतलब बॉक्स कार्ड जो होता है ना, और जो मालगाड़ी होता है ना, मालगाड़ी में अगर मान लो पेपर शीट को चढ़ाना, वो भी साइंटिफिकली वे में ही हम लोग उस पर लोड करेंगे। ठीक है, दिस विल सेव द टाइम, और ये मेथड फॉलो करने से हम लोग का टाइम बहुत बचता है, एंड ऑल्सो ह्यूमन एनर्जी भी बहुत कम यूज होता है। दिस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस and cause and effect relationship rather than the rule of thumb where the decision is taken accordingly the manager's personal judgment। मैनेजर्स के पर्सनल जजमेंट में ही ये डिसीजन को पूरा किया जाता है, मतलब ये इसको काम को पूरा किया जाता है। इसमें मैनेजर का पर्सनल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका भैया क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऐसा पढ़ना आप लोग, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये प्रिंसिपल आपको क्या समझाता है, देखो ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि देखो कि जो आपका वर्कर्स होता है और आपका जो मैनेजर्स होता है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है, दोनों के बीच मतभेद हर टाइम होते रहता है। क्योंकि मालूम है ना, वर्कर्स और उनके मालिकों के बीच सास बहू वाला रिश्ता होता है। कि कौन सा वाला, सास बहू, कभी झगड़ा, कभी वर्कर मालिक के बात नहीं सुनते हैं, उनके हिसाब से काम नहीं करेगा, कोई मालिक उनको सैलरी वगैरह अच्छा से देते, तो बहुत चलते रहता है। मतलब आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बॉस और एम्प्लॉइज का रिलेशन तो पता ही है कैसा होता है। ठीक है, तो टायलर रिकॉग्नाइज दैट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजर्स, मतलब मैनेजर्स और वर्कर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगा ही रहता है। ही एम्फेसाइज्ड दैट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर, मतलब टायलर का ये बोलना था, ये मानना था कि वर्कर्स और आपका मैनेजर्स के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए, दोनों का मन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अलग वे में काम करेगा, वो अलग वे में काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोथ ऑफ देम शुड बी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड शुड वर्क टुगेदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, मतलब दोनों एक दूसरे का फीलिंग्स को समझे, इमोशंस को समझे, दोनों मिल के काम करे और ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या करे, अचीव करे। ठीक है, in order to achieve this harmonious relation and focus the mental revolution। तो या देखो, इस प्रिंसिपल में आपका एफडब्ल्यू टायलर ने कहा है कि जो भी वर्कर है और आपका जो भी मालिक या मैनेजर है, उनके बीच रिलेशन एक बहुत अच्छा होना चाहिए। उनको एक ऐसा मेंटल रिवोल्यूशन, मतलब मेंटल को दिमाग को ऐसा डेवलप करना चाहिए कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को क्या करें, अचीव करें। यहाँ पे टायलर का ये मानना था। ठीक है, और which mean that the workers and managers
सो ट्रांसफॉर्म दियर थिंकिंग, मतलब अपना थिंकिंग को चेंज करो। मैनेजर और वर्कर का थिंकिंग ऐसा नहीं कि मेरे वर्कर अच्छा से काम नहीं करेगा तो मैनेजर उसको सैलरी नहीं देगा, चाहे वर्कर मान लो काम कर रहा था मैनेजर उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का मन मिलना चाहिए, दोनों साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। In a such situation, management aims at providing the better working environment for the employees। इसके लिए मैनेजर्स को या कंपनी को अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देना चाहिए कि जहाँ पे लोग या वर्कर बढ़िया से काम कर पाए, वोमेन अच्छा से कर पाए, मेन अच्छा से कर पाए, और उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। एंड शेयरिंग द गेन्स ऑफ द कंपनी, अगर मान लो कंपनी को फायदा हो रहा है तो उन लोग में प्रॉफिट भी इक्वली, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उन लोगों को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड वगैरह दे दे, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड द वर्कर शुड अवॉइड गोइंग ऑन स्ट्राइक, और वर्कर को स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। वर्क हार्ड टू द बेस्ट देयर एबिलिटी, मतलब उनको अपने एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट काम करके देना चाहिए। दिस प्रिंसिपल क्लियरली विजिबल इन द केस ऑफ जापानीज वर्क कल्चर, ये प्रिंसिपल पूरा का पूरा जापानीज वर्क कल्चर में दिखता है। देयर इज ए कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ओपननेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रिंसिपल भी खत्म होता है। मतलब ये प्रिंसिपल में यही बोला है कि वर्कर और तुम्हारा वर्कर में और मैनेजर्स में या मैनेजमेंट में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मालिक और वर्कर्स का रिलेशन एम्प्लॉय का बहुत अच्छा होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए, इससे के लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन। ये देखो, ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये क्या है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब इसका मतलब ये सेम जो ऊपर वाले आपने प्रिंसिपल को पढ़ा था ना, सेम उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी द कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मतलब इसमें मैनेजमेंट और वर्कर के बीच एक कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या वर्कर से तीनों मिलकर काम करना चाहिए। सब अपने आप मतलब सब खुद में डिस्कस करें प्रॉब्लम्स को, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज ए एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो हमने ऊपर वाला प्रिंसिपल्स पढ़ा था ना, उसी के एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड रियलाइज दैट नीड ईच अदर। मतलब देखो, ये प्रिंसिपल में ये बोला गया कि जो आपका वर्कर है और आपका मैनेजमेंट है, दोनों को मिलके काम करना चाहिए और एक दूसरे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना चाहिए, ठीक है। एक के लिए कभी दूसरा को काम करना होगा, दूसरे के लिए तीसरा को काम करना होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर शुड बी अ कोऑपरेशन बिटवीन देम एंड कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन। उन लोगों के बीच कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन रिप्लेस कर देना चाहिए कोऑपरेशन का। मतलब मिलके हम लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम अलग करोगे मैं अलग करूंगा, ऐसा नहीं। दोनों मिलके, कंपनी और वर्कर दोनों को मिलके अच्छा सा रिलेशनशिप बना के काम करना चाहिए, ठीक है। फॉर अचीविंग दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड बी वेलकम द कंस्ट्रक्टिव आइडियाज एंड सजेशन ऑफ द वर्कर। और साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि देखो कि हर वर्कर को बोलना चाहिए कि आप अब जैसे कि 1 वीक कंप्लीट हुआ, अब वर्कर से पूछना चाहिए कि आपका सजेशन दो कि और क्या क्या इम्प्रोवाइज किया जाए, क्या क्या इम्प्रूव किया जाए कंपनी में, ठीक है, क्या क्या नया चेंजेस लाया जाए। वर्कर से बात करना चाहिए। फिर वर्कर अगर अच्छा सजेशन होगा और कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट होगा तो वर्कर को उसका इंसेंटिव भी देना चाहिए। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा और बहुत इफेक्टिव होगा और कंपनी का गोल बहुत जल्दी फास्ट अचीव हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल्स में ये समझाया गया है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग का कौन सा, लास्ट कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब इसमें वर्कर्स का डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। मतलब टेलर फोकस ऑन द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर, मतलब इसमें टेलर ने वर्कर की इफिशिएंसी के बारे में बात किया कि वर्कर की इफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए एक कंपनी को। अकॉर्डिंग टू हिम every organization should be follow the scientific method of selection of workers and each worker should be scientifically selected। मतलब यहाँ पे ये बोला गया, टायलर ने इस प्रिंसिपल में ये बोला है कि भाई देखो, जो आप वर्कर को सिलेक्ट करोगे वो साइंटिफिकली करो, एकदम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वर्कर का सिलेक्शन करो। अगर वर्कर का सिलेक्शन उसके एबिलिटी के हिसाब से होगा और वो अपने एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा, उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि टाइलर फोकस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर। मतलब वर्कर को सिलेक्शन के टाइम में हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक रूल्स फॉलो करके वर्कर को सिलेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ एंड ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड देन they should be assigned to work according to their mental, physical and intellectual capabilities। और उनको सिलेक्शन करने के बाद उनके नॉलेज के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको जॉब दे देना चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी, उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड एंड दिस
इंक्रीज इन इफिशिएंसी विल बी बेनिफिशियल फॉर द बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा, वर्कर के लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, अच्छा है। तो ये था आपका प्रिंसिपल्स जो किसने दिया था, FW टाइलर। सो आई होप आज का क्लास आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का उसको करेंगे, जो हम लोग का लास्ट, आई होप लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।